Hey everyone, this is Shani Danani, welcoming you to Magnate Brains. और आज की वीडियो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ वेरी गुड मोटिवेशनल नोट विच इज हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम ओलंपियाड की बात करें या बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, वी आर गिविंग आवर बेस्ट कि हम आपको जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस हैं, रिक्वायर्ड टॉपिक्स पे वो सब प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। साथ ही साथ यू गाइज आर ऑल्सो गिविंग योर बेस्ट बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड स्टडिंग, मेकिंग नोट्स, क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। और जब हम दोनों ही अपना 100% दे रहे हैं लाइक विद द एजुकेटर्स एंड यू गाइज, देन फॉर श्योर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये लाइन बड़ी वैलिड होती है विच इज हम होंगे कामयाब। एंड विद दिस मोटिवेशन एंड एनर्जी लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक विच इज गोइंग टू बी idioms and proverbs पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि होंगे अचीवर्स सेक्शन के लिए। एंड या यू हैव टू डू दैट सेम थिंग जो हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक बिगनर में, इंटरमीडिएट में, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आज के वीडियो में आपको और इडियम्स और प्रोवर्ब्स सीखने को मिलने वाले हैं। ये होने वाला है अचीवर्स सेक्शन। तो फॉर श्योर होंगे क्वेश्चंस कुछ कंफ्यूजिंग, हो सकता है आपने कुछ सुने हो पहले से ही, बट या दीज आर सर्टेन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स दैट आर वेरी वेरी मच आस्क्ड कहना चाहिए। एंड या दे आर ऑल्सो सम जो कि बहुत कम सुने होंगे आपने, सो दे आर न्यू टू यू बट या इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी वेरी फर्स्ट MCQ जो होने वाला है like a cat on the hot blank roof। क्या दिया हुआ है? like a cat on hot blank roof। which roof? tiles roof, hot tiles roof, hot pebbles roof, hot tin roof, hot tilt roof। अब यहाँ पर शायद आप टिल्ट वर्ड ना रखें कि ठीक है टिल्ट रूफ क्या होगा, बट यू कैन बी लाइक कि टाइल्स तो बने होते हैं वो स्ट्रक्चर्स, उसकी बात हो रही है, या फिर पेबल्स की बात हो रही है, पत्थरों से बना हुआ है, या फिर टिन का बना हुआ है मे बी, तो हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें से। सो ये जो है ना, दिस गोज विथ ऑप्शन C विच इज लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले आई होप ये क्लियर रहेगा बिकॉज अचीवर सेक्शन में आपको इतनी जल्दी याद होने वाले बहुत कम इडियम्स प्रोवर्ब्स मिलेंगे, तो प्लीज उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है। सो लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ मीन्स समवन हु इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम नर्वस वरी। कोई बहुत ज़्यादा वरीड सिचुएशन में है, बहुत टेंशन में है, परेशान हो रहा है, बट एक नर्वस वे में, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन या कोई भी है बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी, वो टेंशन वाला नर्वसनेस है, तो द पर्सन इज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल इज इन योर ब्लैंक। अब ये पर्टिकुलर वन भी बहुत यूज कर सकते हो आप, कई बार आपने सुना भी हो शायद कि क्या बोला जाता है, बॉल इज इन योर किंगडम, बॉल इज इन योर हाउस, बॉल इज इन योर यार्ड, या बॉल इज इन योर कोर्ट। तो हम ये कहते हैं कि भैया जो तुम्हारा हिस्सा है लाइक द एरिया, द कोर्ट एरिया, वहीं पर बॉल है, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी राइट वहीं पर जहां आप हो, सो उसे कहते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इफ द बॉल इज इन समवन्स कोर्ट देन इट इज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन इन अ सिचुएशन। लाइक अब जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी ओपिनियन देना है, वो सब उस पर्सन पे अब डिपेंड करेगा जिनकी आप, जहां पे आप बोल रहे हो कि भैया द बॉल इज इन योर कोर्ट ना, यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड, बिकॉज क्योंकि आपके कोर्ट में बॉल है, मतलब अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ यू से द बॉल इज इन माई कोर्ट, यानी नाउ आई एम द वन हु हैज टू टेक द डिसीजन और काइंड ऑफ गिव एन ओपिनियन। सो इस तरीके से अगर किसी के लिए भी बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड इन हिज कोर्ट एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप ये मीन कर रहे हो। डन? ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड इज इट टेक्स ब्लैंक टू टैंगो। टैंगो एक डांस फॉर्म है, ठीक है, और टैंगो करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। सो इट टेक्स 1 टू टैंगो, 2 टू टैंगो, मेनी टू टैंगो, सम टू टैंगो, सो दिस इज 2 टू टैंगो, ठीक है। तो ये वैसा ही है जैसे ताली दो हाथ से बजती है, इट टेक्स 2 टू क्वारल, है ना। तो इस तरीके से ये एक और आता है, इट टेक्स
2 to tango। तो आपको दोनों में से कुछ भी आ जाए, बिकॉज वो क्वारल वाला थोड़ा सुना सुना होता है तो मैंने उसको पहले ही पढ़ा दिया। बाकी अभी टैंगो वाला इज अ न्यू वन, सो लेट्स जस्ट गो विद दिस इन अचीवर सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 to tango, which means both parties involved in a situation or argument are equally responsible for it। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, इसी तरीके से it takes 2 to tango। इसका मतलब अगर कुछ भी सिचुएशन है जो बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, दोनों लोग हैं उस सिचुएशन में, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हो सकता है एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, एक कम रिस्पॉन्सिबल हो, बट या बोथ ऑफ देम विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटसोएवर सिचुएशन इज, इसीलिए इट टेक्स 2 to tango। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते फोर्थ वाले पे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स बार्क, लेट स्लीपिंग डॉग्स सॉल्व, या लेट स्लीपिंग डॉग्स डील। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई लेट स्लीपिंग डॉग्स, जो डॉग्स सो रहे हैं, लेट देम लाई, लेट देम बार्क, लेट देम सॉल्व, लेट देम डील। नाउ बिकॉज द डॉग्स आर स्लीपिंग तो वो बार्क तो करेंगे नहीं, तो उसको हटा दो। नाउ लेट स्लीपिंग डॉग्स सॉल्व एंड डील शायद हो, मतलब इतना नहीं इंक्लाइंड हो रहा है, बट यार लाई इज द वन जो जाएगा। सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन दैट इज करंटली कॉजिंग नो प्रॉब्लम्स बट मे वेल डू सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंटरफेरेंस। भाई कोई अगर चीज है, कोई सिचुएशन है जो अभी शांत है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो ना, यू शुड नॉट इंटरफेयर। आपको ना बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लाइक अगर कोई सिचुएशन है वो शांति से वैसा ही चल रहा है, बट आप इंटरफेयर अगर कर दो, क्या पता उससे इनिशिएशन हो जाए और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए। सो यू शुड नेवर इंटरफेयर इन अ सिचुएशन विच इज करंटली कॉजिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट माइट काइंड ऑफ और खराब कर देगा उसको, मे काइंड ऑफ एग्रेवेटेड, एंड मे बी इस इंटरफेरेंस की वजह से इट कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, डू नॉट इंटरफेयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अ ब्लैंक रिएक्शन। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? लाइक हाउ इज इट यूज? इज इट अ हैंड जर्क रिएक्शन, a arm jerk reaction, a knee jerk reaction, a life jerk reaction? तो ये यूज किया जाता है knee jerk reaction, ठीक है। so this is what a knee jerk reaction। अब इसका मतलब क्या है? लाइक थोड़ा साइंस आ गया है इसमें। react in a very predictable way without thinking। लाइक अगर आपको पता है कि अगर आप किसी को कोई चीज फेंक के मारोगे, सामने वाला डिफेंड करने के लिए रिएक्ट करेगा, वो होता है जर्क टाइप्स, ठीक है। सो वैसे ही अगर आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, जो बड़ा प्रेडिक्टेबल था, इट वाज नॉट समथिंग न्यू, या ऐसा पता नहीं था लोगों को, या सोचा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इट वाज विदाउट थिंकिंग ऐसा प्रेडिक्टेबल रिएक्शन देना इज अ नी जर्क रिएक्शन। डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लाइक अ हेडलेस ब्लैंक। अब ये बड़ा कॉमेडी वे में यूज किया जाता है और आई होप आपने कभी शायद इसको सुना हो, ठीक है। विच इज लाइक अ हेडलेस मैन, लाइक अ हेडलेस क्रो, लाइक अ हेडलेस बर्ड, लाइक अ हेडलेस चिकन। अब आपको क्या लग रहा होगा ना कि भाई हेडलेस की बात हम मैन के लिए कर रहे होंगे कि दिमाग नहीं है, वैसा टाइप्स है ना। सो हेडलेस मैन हम बोलना चाह रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैन कैंसिल आउट कर दिया, तो अब क्रो, बर्ड, चिकन में क्या यूज करें? लाइक एनीथिंग कैन गो, राइट। तो हम यहाँ चिकन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अ हेडलेस चिकन। अब इसका मतलब क्या है? चलो पढ़ते हैं इसका मीनिंग। इन अ पैनिक स्ट्रिकन एंड अनथिंकिंग मैनर, एक ऐसे तरीके से जिसमें यू गॉट पैनिक्ड, ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लाइक यू गॉट जस्ट पैनिक एंड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, अनथिंकिंग मैनर है, सोच बूझ बिल्कुल नहीं चल रही है, एंड यू आर जस्ट एक्टिंग, रिएक्टिंग, बट क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता। ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब ऐसा कुछ हो जाता है, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड यू जस्ट रिएक्ट इन अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड वे, उसको कहते हैं लाइक अ हेडलेस चिकन। लाइक चिकन को पता ही नहीं, वो इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, बिकॉज इट कांट सी, राइट। तो उस तरीके से इसको लिंक करना है। डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज द पॉट कॉलिंग द ब्लैंक ब्लैक, ठीक है। ओके, द ब्लैंक ब्लैक ऐसा टाइप का हो गया। ओके, सो द पॉट कॉलिंग द कप ब्लैक, द केटल ब्लैक, द ग्लास ब्लैक, या द कोल ब्लैक। सो दिस इज व्हाट, भाई पॉट जो है वो किसको ब्लैक बोल रहा है? कप को, केटल को, ग्लास को, कोल को। अब देखो पॉट मतलब जब उसमें कुछ गर्म करेंगे तो थोड़ा काला हो जाता है वो, राइट। वैसे ही और क्या चीजें हैं जिसमें आप चीज रख के गर्म कर रहे हैं, लाइक कप या ग्लास या कोल या केटल, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि कोल बोलना चाहिए, बट पॉट और कोल का क्या लेना देना है वो भी तो सोचो, राइट। सो यहाँ हम लिंक करेंगे इट विथ अ केटल,
जो चाय की केटली होती है, दैट इज अ केटल. सो केटल से हम इसको यहाँ लिंक करेंगे, विच इज गोइंग टू गिव यू द मीनिंग यूज टू कन्वे दैट द क्रिटिसिज्म्स अ पर्सन इज एमिंग टू एट समवन एल्स कुड इक्वली वेल अप्लाई टू देमसेल्व्स. यानी हो सकता है लाइक देखो पॉट खुद भी ब्लैक हो रहा है बट वो बोल किसको रहा है, केटल को, कि तू ब्लैक है. भाई खुद भी तो हो. वैसे ही हम कभी कभी ऐसे क्रिटिसाइज कर देते हैं किसी को एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि शायद वो क्रिटिसिज्म हमको भी मिल सकता है. सो यूज टू कन्वे दैट क्रिटिसिज्म्स आर पर्सन इज एमिंग एट समवन एल्स could equally well apply to themselves. हम जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, हो सकता है वो क्रिटिसिज्म्स हम पे भी एप्लीकेबल हो जाए, तो इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. सो द pot calling the kettle black means when you already can face the same criticism and you kind of aim at some other person with that criticism, it's not good. Clear? Okay, next. Blank a tartar, which is catch a tartar, keep a tartar, try a tartar, have a tartar. अब ये मतलब अलग ही लग रहा है because we don't know what tartar is, we don't know, have we ever heard about it? नहीं, तो फिर तो confusion होगा. यही तो होता है achiever section, है ना? So blank a tartar is catch a tartar, keep a tartar, try a tartar, have a tartar. This is catch a tartar, which means what? पहले तो ध्यान में रख लेना catch a tartar. इसका मतलब है to attack or oppose someone too strong for one, get more than one bargained for. अब यहाँ पे दो मीनिंग से देखो, अटैक और अपोज समवन टू स्ट्रॉन्ग फॉर वन. लाइक हमसे कोई बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हम उस पर्सन पर अटैक कर रहे हैं या उस पर्सन के खिलाफ जा रहे हैं जो हमें भी पता है कि हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यानी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है टू गेट दैट कि हम जीतेंगे, ठीक है. या फिर गेट मोर देन वन बार्गेन फॉर, हमने जितना बार्गेनिंग किया हमको उससे भी ज्यादा मिल गया, दैट इज ऑल्सो कैच अ टार्टर. सो दो मीनिंग है. नंबर वन, आप ऐसे पर्सन को अटैक कर रहे हो या अपोज कर रहे हो जो आपसे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है. दूसरी बात, या फिर यू गेट मोर देन वन बार्गेन फॉर, वॉट एवर यू बार्गेन फॉर यू गॉट मोर देन दैट, तो उसको कहते हैं कैच अ टार्टर. इजी. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. टू हैव इन ब्लैंक टू ग्राइंड, to have an shovel to grind, to have an axe to grind, to have a knife to grind, या to have an blade to grind. अब यहाँ आर्टिकल हमारी बड़ी मदद कर रहा है, ठीक है, थोड़ा इजी हो गए ऑप्शंस. कि to have an shovel तो होगा नहीं, a shovel होगा. to have an axe हो सकता है बिकॉज a vowel साउंड आ रहा है. to have a knife नहीं हो सकता, a knife हो सकता है. and to have a blade होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ एक है जो आर्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम उसी के साथ जाएंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स. ठीक है. अब हमेशा ये काम करेगा, आई डोंट नो, बिकॉज येस जितने भी इडियम्स प्रोवर्ब्स बनते हैं उसमें आर्टिकल्स या जो बेसिक रूल्स हैं वो वायलेट नहीं होते हैं, दे आर यूज्ड एज दे शुड बी यूज्ड. जितना मैं सोच रही हूँ, लाइक आई नो, इतना तो है कि ऐसा नहीं होता कहीं पे भी वो एन लगा के आगे कोई कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होता, लाइक स्टार्ट होता हुआ वर्ड लगा देंगे, नहीं, हमेशा वॉवल साउंड से स्टार्ट होना हुआ वर्ड में आपको मिल जाएगा व्हेन यू हैव एन आर्टिकल लाइक एन टाइप का. बट या दैट इज हाउ यू कैन काइंड ऑफ use the trick. But what if you don't get the questions जो article पे based हो, then what, right? So for that, मतलब वो एक जो risky zone है, उससे बचने के लिए you need to be aware of the idioms and proverbs as they are. Clear? So it is to have an axe to grind, which means have a private reason for doing or being involved in something. कोई चीज़ आप कर रहे हो या किसी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपके पास एक प्राइवेट रीज़न है. यू हैव अ रीज़न विच यू कांट शेयर विथ एवरीवन, क्योंकि वो एक प्राइवेट रीज़न है और उसकी वजह से आप कोई चीज़ कर रहे हो या उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, देन वी कैन से टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. क्लियर? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट. टू प्ले ब्लैंक फिडल, हम वैसे पढ़ चुके हैं फिट एज अ फिडल, आई होप सो, ठीक है. बाकी टू प्ले ब्लैंक फिडल क्या है? टू प्ले फोर्थ फिडल, टू प्ले थर्ड फिडल, टू प्ले फर्स्ट फिडल या टू प्ले सेकंड फिडल. ओके, सो दिस इज व्हाट, लाइक अब आपको पता होना चाहिए, या तो पता है या नहीं पता है कि भैया ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बट दिस इज गोइंग टू बी सेकंड फिडल. डोंट बी लाइक ये फोर्थ फिडल होगा बिकॉज ऐसे ही कुछ कुछ दिखता है हमको सेम सेम लेटर, बट नहीं, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. इट इज टू प्ले सेकंड fiddle. अब इसका मतलब क्या है? Let's read about it. To be less important or in a weaker position than someone else. Like you are to play second fiddle, तो कोई और first होगा. So if you are weaker than the first person या आप उतने important नहीं हो as the first person, then you are going to be the second one. So to play second fiddle means you are considering भाई जिसको भी आप बोल रहे हो the person is important, less important या weaker than the first person. Clear? Okay, चलो next पे आते हैं. A man of blank. अब आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं
दे आर नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डीपर टाइप के इडियम्स प्रोवर्ब्स से हम आ गए, और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करो कि आप इंट्रो, फिर बिगनर, फिर इंटरमीडिएट, फिर ही अचीवर्स पे आओ, पहली जंप मत कर जाओ, ठीक है, बिकॉज फिर आपको ये लगेगा कि इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, बल्कि बिगनर इंटरमीडिएट बड़े मज़ेदार वीडियोज़ हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको इतने अच्छे अच्छे इडियम्स प्रोवर्ब्स मिले हैं जो बड़े एंटरटेनिंग वे में आप समझ चुके हो। अब उससे क्या होता है ना, एक टॉपिक से मैं वही बोलती हूँ, यू जस्ट काइंड ऑफ fall in love with the topic, है ना, and once you fall in love with the topic, definitely कितना भी difficult हो, you would enjoy solving it। तो वही चीज़ है that if you are already aware of the intermediate and beginner level के questions, you have definitely loved all the questions and I should say the topic, and इस तरीके से आपके लिए achievers जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, like a piece of cake। Clear? Okay, chalo. So a man of straw, a man of twig, a man of branch, a man of stick. Like what it is. A man of straw, a man of twig, a man of branch, a man of stick. Like what actually is. So this is going to be a man of straw. ठीक है? तो man of straw पता है किसको बोलते हैं? A person or a man who does not have the ability or the courage necessary to carry out a particular task or to fulfill a particular role. Like किसी particular चीज को complete करने के लिए या किसी पर्टिकुलर रोल को फुलफिल करने के लिए इफ द पर्सन डजंट हैज जो रिक्वायर्ड करेज, हिम्मत होनी चाहिए, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके पास वो एबिलिटी नहीं है, वो करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिससे वो किसी चीज़ के साथ उस काम को कंप्लीट कर सकता है या वो टास्क को फुलफिल कर सकता है, तो हम उस पर्सन को बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी अ पर्सन हु इज नॉट कंप्राइजिंग ऑफ दैट एबिलिटी और करेज टू फुलफिल और कंप्लीट दैट टास्क। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इन हार्नेस, सफर इन हार्नेस, लिव इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस या श्रिल इन हार्नेस। तो ये भी एक अलग ही टाइप का फ्रेज है जो अगेन इफ यू नो इट, अदरवाइज यू विल बी लाइक कि मुझे नहीं पता आंसर क्या है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी डाई इन हार्नेस। अब इसका मतलब क्या होता है? टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग और एक्टिव, और या फिर टू डाई प्रायर टू रिटायरमेंट। तो दो मीनिंग है। सबसे पहली बात, या तो आप कुछ काम कर रहे थे एंड वाइल यू वर वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम यू काइंड ऑफ डाइड, ठीक है, काइंड ऑफ क्या, यू डाइड, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन काम करते करते या उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अगर कोई पर्सन अपने रिटायरमेंट के पहले उसकी डेथ हो जाती है, देन वी गो विथ डाई इन हार्नेस। क्लियर? कुछ अलग हुआ ना, लेकिन क्या था बढ़िया। दिस इज हाउ अचीवर सेक्शन इज डन। ओके, चलो नेक्स्ट। Thrust your blank, thrust your nose, thrust your ear, thrust your eyes, thrust your head. Now again एक नया, अब ऐसा नहीं है कि आपको अचीवर सेक्शन के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, हो सकता है जो हमने बिगनर में पढ़े हैं ना, शायद वैसे ही क्वेश्चंस आपको अचीवर्स में दे दें, तो यू नेवर नो, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, वो कैसे क्वेश्चंस देना चाह रहे हैं, व्हाट दे रियली वांट टू टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे डरना नहीं है कि मतलब मैं अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मेरे को अचीवर्स नहीं आएगा, नहीं, यू नेवर नो, आपको शायद बहुत आसान क्वेश्चंस आ जाए अचीवर्स में, बट या हम हमेशा रिस्क नहीं लेंगे, तो हम हमेशा बेस्ट की प्रेपरेशन करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको हर एक टॉपिक को ना लेवल्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, ताकि आप डरो नहीं टॉपिक से। अब मैं इकट्ठा ही आपको सब डिफिकल्ट दे दूंगी तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बिगनर इंटरमीडिएट मत छोड़ के जाओ प्लीज, डोंट बी लाइक अचीवर पढ़ लेता हूँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और बाकी बिगनर इंटरमीडिएट तो इजी है, तो मैं तो ये ऐसे ही क्रैक कर लूंगा। यू नेवर नो, क्या पता भैया आपको अचीवर्स में क्वेश्चन ऐसे आए नहीं, आपको इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल के आ जाए, देन व्हाट। क्लियर? ओके, चलो, तो दिस इज व्हाट थ्रस्ट योर नोज। अब इसका मतलब क्या है? टू इन्वॉल्व और इंसर्ट वनसेल्फ इन एन इंट्रूसिव और nosy manner into something that is not one's business or responsibility. Thrust your nose, like nosy, आपने सुना कभी किसी इंसान को like the person is very nosy, यानी कि वो हर चीज में आके ना टांग अड़ाते हैं अपनी, ठीक है, यानी कि दे आर वेरी लाइक इंटरफेयरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल। तो अगर किसी की बात आप कर रहे हो कि टू इन्वॉल्व समबडी, या फिर कोई पर्टिकुलर, या आप खुद जो है इन्वॉल्व हो रहे हो किसी मैटर में, या खुद आप इंटरफेयर कर रहे हो, एक नोजी वे है, आप टांग अड़ा रहे हो, आप खुद जा रहे हो, वेयर आपका कोई काम भी नहीं है, इट इज नॉट समथिंग टू डू विथ यू, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप फिर भी इंटरफेयर कर रहे हो, देन इट इज व्हाट थ्रस्ट योर नोज। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। टेक वंस लेग्स, फुट, हील्स, एंकल। अब एक और आ गया भैया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इज इट टेक वंस लेग्स, इज इट टेक वंस फुट, इज इट टेक वंस हील्स, या टेक वंस एंकल। अब सब कुछ भी हो सकता है भैया इसमें से, सो इट इज नॉट लेग्स, फुट या एंकल, ये स्पेसिफिकली हील्स की बात कर रहा है, ठीक है। सो टेक वंस हील्स का मतलब क्या है? टू क्विकली रन अवे। हील्स क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो सैंडल वाली हील्स है, नहीं, जो हमारे पैरों की हील्स है ना। तो
हील्स अगर हम उठाते हैं, लाइक अगर ये हमारा पैर है सपोज, तो जो ये हील होगी अगर हम उसको उठाएंगे इसका मतलब हम चलने के लिए उठा रहे हैं ना. सो इफ यू से टेक वंस हील्स, तो आप भागने की बात कर रहे हो. टू क्विकली रन अवे, कहीं से बहुत जल्दी भाग जाना, इज व्हाट इज टू टेक वंस हील्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. पुट अ स्पोक इन समवंस ब्लैंक. पुट अ स्पोक इन समवंस व्हीकल, समवंस व्हील, समवंस रिंग, समवंस चेन. अब स्पोक कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली व्हील में, राइट? सो ये है पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, ऑप्शन नंबर बी. नाउ व्हाट डज दिस मीन? टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग दे हैड प्लान्ड टू डू. आप सामने वाले की व्हील में जो है एक स्पोक लगा दे रहे हो तो वो चलेगा थोड़ी प्रॉपरली, है ना? तो आप क्या कर रहे हो ना, आप किसी और के लिए बड़ा डिफिकल्ट कर दे रहे हो कि उन्होंने जो प्लानिंग की है वो उसको अचीव कर सकें. सो व्हेन यू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू अचीव और टू फुलफिल देयर प्लान्स, देन वी गो विथ पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील. क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे. आई होप 15 क्वेश्चंस हो गए एंड आपको क्लियर हो रहे हैं सारे इडियम्स प्रोवर्ब्स की कैसे डील करना है. ठीक है, ऑलराइट. चलो, अ ब्लैंक डे इन जुलाई, अ कोल्ड डे इन जुलाई, बहुत ही ठंड वाला दिन जुलाई में. अ हैप्पी डे इन जुलाई, बड़ा खुशी वाला दिन जुलाई में. अ सैड डे इन जुलाई, कुछ बिल्कुल नाराज सा, सैड सा. अ स्टॉर्मी डे, बिल्कुल तूफानी डे इन जुलाई. सो दिस इज जुलाई, तो डेफिनेटली ये हैप्पी और सैड की बात नहीं कर रहा होगा. दिस इज टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ अ वेदर अगर हम देखें तो, बिकॉज कोल्ड और स्टॉर्मी दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज दैट यू कांट एक्सपेक्ट जुलाई में, सो दिस इज यूज्ड एज अ कोल्ड डे इन जुलाई. ठीक है, मे बी आप स्टॉर्म तो कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लाइक इट कैन एनी टाइम कम, है ना, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज में भी स्टॉर्म्स पड़ते हैं. सो अ कोल्ड डे इन जुलाई समथिंग जो हम यूज करते हैं, एंड इसका मतलब क्या है? द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट विल नेवर हैपन. आप कभी जुलाई में ठंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा से ठंड भयंकर है, माइनस में टेम्परेचर चला गया, स्नोफॉल हो रहा है एंड स्टफ, ऐसी चीज़ें जुलाई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो बट वैसी हो गई. सो अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे वक्त पे होगा, लाइक समथिंग दैट यू नेवर एक्सपेक्टेड कि उस मोमेंट पे होगा बट इट हैपेंड, देन इट वाज लाइक अ कोल्ड डे इन जुलाई. क्लियर? इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. 17 says a day blank and a dollar short, a day before and a dollar short, a day early and a dollar short, a day late and a dollar short, या a day first and a dollar short. तो अब day first नहीं होता है, first day होता है. ठीक है, so definitely D जो है वो तो नहीं होने वाला है. अब before, early, late में से कौन सा होगा which can match dollar short? दिमाग लगाओ. इट इज गोइंग टू बी अ डे लेट, बिकॉज लेट की बात कर रहे हो आप, कुछ बहुत जल्दी हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हो. सो अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट इज द पर्टिकुलर वन, जिसका मतलब नॉट इनफ एंड टू लेट टू बी ऑफ यूज. मतलब बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है, इट्स वेरी लेट, लाइक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो नॉट इनफ एंड टू लेट टू बी ऑफ यूज. एक तो बिल्कुल इनफ भी नहीं है, उससे ज्यादा की जरूरत है. दूसरी बात, अब बहुत लेट हो चुका है, इट्स टू लेट कि अब उसको हम यूज करें, सो इट्स ऑफ नो यूज. तो उसे कहते हैं डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट. क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. 18th है अ लॉट ऑन वंस ब्लैंक. ये भी बहुत वेल नोन है. ठीक है, अ लॉट ऑन वंस प्लेट, a lot on one's hair, a lot on one's crockery, a lot on one's spoon. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसको आप लिटरली यूज कर सकते हो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो. जब हम ये बोलना चाहते हैं कि भैया अब हमको कुछ नहीं चाहिए बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है, और ये उसी तरीके से होता है आप जैसे शादी में गए हो, ठीक है, आपने पूरी प्लेट भर ली, जो भी चीज़ें थी खाने की सब भर लिया. अब लेटर ऑन आपको पता चलता है कि एक चीज़ तो मिस हो गई ना. समबडी इज लाइक कि ये भी ले लो, ये लेकर आऊँ क्या, एंड यू आर लाइक नहीं ऑलरेडी बहुत कुछ है, मैं कहाँ रखूंगा इसको. सो यू विल बी लाइक अ लॉट ऑन वंस प्लेट. ठीक है, लॉट इज देयर ऑलरेडी इन माई प्लेट, ऐसा बोल सकते हो. सो प्लेट इज द करेक्ट वन, जिसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो शादी वाला मैंने बताया, उसको मैंने लिंक किया है. इसका मतलब है टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विद. ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं टू डील विद. अब और कुछ आ गया तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे. सो इफ समबडी इज लाइक कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, यू कैन बी लाइक आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट, यानी अब और कुछ आया तो वो गिर ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आई कांट डू इट. तो बहुत ज्यादा काम है मेरे पास एंड आई कांट टेक वन मोर, तब आप बोल सकते हो आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट या अ लॉट ऑन वंस प्लेट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. 19th है अ साइट फॉर सो हेयर, सो नोज, सो हेल्थ, सो आइज. ठीक है, तो साइट है तो देखने के लिए है,
तो ये होगा फॉर सोर व्हाट, मतलब आप कुछ चीज हेड नोज हेल्थ से थोड़ी लिंक कर रहे हो देखने वाली, सो विल लिंक इट विथ आईज ओनली, सो इट इज अ साइट फॉर सोर आईज, जिसका मतलब क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, मतलब ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आंख बहुत ज्यादा ऐसे थक गई हैं बिकॉज वही वही चीजें, बट येस अगर कुछ ऐसा है जो बड़ा प्लेजेंट है आपकी आंखों के लिए, somebody who you are very close with, who you feel relieved with, तो वो हो जाते हैं भैया क्या, a sight for your sore eyes, ठीक है। so if you are like you are a sight for my sore eyes, आप ये बोलना चाह रहे हो कि I was so much like sad, बिल्कुल खुश नहीं था, but once I saw you I became very happy, clear, all right। चलो अब आते हैं हम 20th क्वेश्चन पे, which is blank and sundry। Is it some and sundry, all and sundry, few and sundry या every and sundry? ये sort of a phrase है, ठीक है। so इसको कैसे बोलते हैं, like some and sundry because SS है, या फिर all and sundry, few and sundry, every and sundry। तो ये बहुत ही छोटू से मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, and this is all and sundry, जिसका मतलब क्या होता है, everyone, like अगर आप सबको बोलना चाहते हो like everyone, you can say all and sundry, clear। तो ये बहुत अलग वे हो जाता है, बट वही है, थोड़ा लेवल अप हो गया है ये, यू कैन से एवरीवन बट नाउ यू हैव टू से ऑल इन सन्ड्री, क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट 21 है, अ मैन ऑफ अल्फाबेट्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ पेजेस, अ मैन ऑफ लेग, ऑलराइट, ओके, थोड़ा वियर्ड है, सो व्हाट इट इज, सो इसे कहते हैं हम अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स शब्द, ठीक है, नॉट वर्ड्स, लाइक लेटर्स मतलब ये ABCD वाले, ठीक है। सो ये क्या बोलना चाह रहे हो, किसको बोलोगे आप, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन यूजुअली अ राइटर हु नोज अ लॉट अबाउट लिटरेचर, कोई भी पर्सन जिसको लिटरेचर का बहुत नॉलेज है, जो बहुत अच्छे से लिखता है, लाइक अ राइटर, तो उनको हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। ऑल्सो अगर आप किसी स्कॉलरली पर्सन के लिए यूज करना चाहते हो, और स्कॉलरली पर्सन मीनिंग चाहिए आपको, देन ऑल्सो यू कैन गो विथ अ मैन ऑफ लेटर्स फॉर देम, डन, ओके। चलो आते हैं 21 पे, 22 पे, लिव फ्रॉम ब्लैंक टू माउथ, तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, लिव फ्रॉम लेग टू माउथ, लिव फ्रॉम आर्म टू माउथ, या लिव फ्रॉम हेड टू माउथ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ये आर्म टू माउथ या हेड टू माउथ या लेग टू माउथ, दिस इज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब इसका मतलब क्या होता है, दिस इज टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इतने पैसे हैं जो आप खर्च करके सिर्फ अपना खाना या बेसिक नीड्स पूरे कर सकते हो, उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते बिकॉज इतने पैसे ही नहीं है। सो इफ समबडी हैज जस्ट लाइक द इनफ मनी, जितना रिक्वायर्ड मनी है बेसिक नीड्स के लिए, कि जिससे आप बस अपनी जिंदगी काट सकते हो, बस उतना पैसा है अगर आपके पास, एंड यू कांट बाय एक्स्ट्रा थिंग्स और यू कांट काइंड ऑफ अफोर्ड लग्जरीज उस पैसे से, देन वी कैन गो विथ लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, डन, ओके। चलो नेक्स्ट जाते हैं 23rd पे, द ब्लैंक ऑफ द गैप, the reward of the gap, the present of the gap, the gift of the gap, या the evil of the gap। तो ये भी बहुत अलग हो गया, राइट, कि सुना नहीं है ये। सो दिस इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ द गैप, जी ही रखते हैं सेम, गिफ्ट एंड गैप, क्लियर। सो द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है द एबिलिटी टू स्पीक विथ इलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी, लाइक बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से बात करना, फ्लुएंट होना, ऐसे स्टैमर ना करना, फिलर्स यूज नहीं करना, बिकॉज यू नो हाउ टू यूज द लैंग्वेज, यू वेरी फ्लुएंट, तब हम यूज करते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप, डन, ओके। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, जहां पर आपको कंप्लीट करना है, बी ऑन द ब्लैंक एंड, बी ऑन द एक्सपेरिमेंटिंग एंड, बी ऑन द रिसीविंग एंड, बी ऑन द ट्रांसमिटिंग एंड, और बी ऑन द इनिशियल एंड। अब यहां पे बात हो रही है अबाउट द एंड्स, यानी जो लास्ट पॉइंट है द कॉर्नर्स, ठीक है। अब यहां पर जब आप बोल रहे हो क्या, एक्सपेरिमेंटिंग एंड, मतलब यहां पर कुछ तो ऐसा है जहां पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। अब ये फर्स्ट एंड पे हो रहा है या फिर ये लास्ट वाले एंड पे हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटिंग एंड। मे बी इसका ही मतलब है कि ऐसा कोई इंसान जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड, तो रिसीविंग तो यही होगा लास्ट वाला, क्योंकि यहां से कुछ पास ऑन होगा और यहां पर आएगा रिसीविंग एंड। नेक्स्ट है ट्रांसमिटिंग एंड, ट्रांसमिट मतलब जहां से आगे बढ़ रहा है, तो पक्का ये होगा ट्रांसमिटिंग एंड, और इनिशियल मतलब ये स्टार्टिंग का एंड। अब इतनी ड्राइंग हमने क्यों बनाई मुझे नहीं पता, बट चलो अब इसको समझते हैं। तो इसको ना तो एक्सपेरिमेंट वाला एंड बोला गया है बिकॉज देन बोथ आर सेम, इसे इनिशियल भी नहीं बोला गया है कि बी ऑन इनिशियल एंड, कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट,
ना ही कुछ ट्रांसमिट होने की बात हो रही है। दिस इज बी ऑन द रिसीविंग एंड, जहां कुछ भी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब वहां पर आप इन्वॉल्व थे नहीं थे जो भी है, बट आप यहाँ खड़े हो रिसीविंग एंड पे, तो जो कुछ भी होने वाला है यू विल बी द वन जो उसको झेलने वाला है, मे बी द वन हु इज गोइंग टू सफर दैट और मे बी एंजॉय दैट, ठीक है। सो यहाँ का जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी रिसीविंग एंड, ठीक है। सो बी ऑन द रिसीविंग एंड इज द पर्टिकुलर वर्ड। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बिकॉज अभी मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ भी हुआ हो फर्स्ट एंड पे, यू आर द वन जिसको वो रिसीव करना है। अब वो कुछ प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है वो हम देख लेते हैं। सो इफ समवन इज ऑन द रिसीविंग एंड or at the receiving end of something unpleasant, the person suffers because of unpleasant that someone else does. मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट था, देयर वॉज दिस पर्सन जिसने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट कुछ किया है, या फिर ऐसा डिसीजन लिया है जो सच में कुछ भी अच्छा ईल्ड नहीं होने वाला था जिससे, बट यू वर द वन जो यहाँ पर था रिसीविंग एंड में। यू वर नॉट नोइंग ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत अनप्लेजेंट है, बट वट एवर अनप्लेजेंट थिंग वुड कम, ऑब्वियसली आप होंगे जो रिसीव करेंगे। सो इफ somebody else does something wrong but you are the one who has to suffer, you are the one who has to receive that, तो आप हो गए on the receiving end। इसका मतलब you have to suffer the unpleasant things that somebody did, और ये बहुत होता है लाइफ में, इसीलिए इसको भी किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थ्रो द बेबी आउट विद द ब्लैंक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देयर इज अ बेबी और आप उसको बाहर फेंक रहे हो। थ्रो द बेबी आउट विद द सोप वाटर, साबुन के पानी से, विद द बेथ वाटर यानी नहाने के पानी, मतलब जिसमें नहला रहे थे बच्चे को, विथ हॉट वाटर गर्म पानी के साथ, या विथ द टैप वाटर नल के पानी के साथ। नाउ देयर इज दिस बेबी जिसको आप नहला रहे हो, ठीक है, एंड आप उसको तो फेंकोगे नहीं, ऑब्वियसली कौन है बेबी को फेंकेगा, बट व्हाट यू विल थ्रो आफ्टर बेथिंग इज डन, वो पानी जिसे हम क्या कहेंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी कोल्ड वाटर ऑल्सो, आप हॉट वाटर ही क्यों बोलोगे, इसीलिए ये एलिमिनेट कर दो। क्यों भैया टैप वाटर क्यों हो सकता है, कोई और पानी हो तो इसको भी हटा दो। देन सोप वाटर हो सकता है, यस, बिकॉज आप बच्चे को नहला रहे हो तो इट कुड बी सोप वाटर, है ना, एंड इट इज डेफिनेटली इट कैन बी बेथ वाटर। अब यहाँ पर आप बेथिंग करा रहे हो, यू विल रिमेंबर दिस एज बेथ वाटर, यानी कि जिसको नहला रहे हैं बच्चे को, नहलाने वाले पानी के साथ ही बच्चे को फेंक दिया। अब ये रियल में नहीं करने की बात हो रही है, इससे आप क्या समझ रहे हो, जब आप बच्चे को नहला चुके हो तो आप पानी फेंकेंगे, बच्चे को नहीं फेंकेंगे। वैसे ही कोई भी चीज अगर हमको फेंकनी होती है वो होता है जिसका कोई काम नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट, द बेबी, एंड इफ यू विल थ्रो द बेबी ऑल्सो, इसका मतलब आपने कुछ अनइम्पॉर्टेंट के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी फेंक दी, करेक्ट। तो यही इसका मतलब है कि थ्रो द बेबी आउट विद द बेथ वाटर मीन्स डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल along with other things that are undesirable। तो आपने कुछ बहुत ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज थी उसको कुछ अनडिजायरेबल चीज के साथ फेंक दिया। सो यू वर अबाउट टू थ्रो द बेथ वाटर, ठीक है, बट आपने उसके साथ बेबी को भी फेंक दिया, इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट था वो भी फेंक दिया आपने। ऐसी कभी कुछ होता है तो यू कैन से दिस इज तो सेम एज लाइक थ्रो द बेबी आउट विद द बेथ वाटर। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 26th है कैरेट एंड ब्लैंक पॉलिसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। आपको यहाँ पे चलो पहले आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको लिंक करवाऊंगी इसे। सो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड प्लैंक पॉलिसी, कैरेट एंड बंडल पॉलिसी, या फिर कैरेट एंड पेनी पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है, तो उसके बारे में बात किया गया है। कैरेट समथिंग गुड, कैरेट इज समथिंग गुड, राइट, गाजर की बात हो रही है, बट यहां आप जो नेक्स्ट फिल करोगे इट इज नॉट दैट गुड। सो कैरेट एंड प्लैंक बंडल पेनी नहीं होता है, दिस इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। यहां पर या तो आप कैरेट की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हो स्टिक की। अब इसका मतलब क्या है, या तो कुछ अच्छा मिलने वाला है या कुछ बुरा, राइट। तो अगर किसी भी जगह पे ऐसा पॉलिसी होता है कि द पीपल आर आस्क्ड टू डू समथिंग, और अगर वो उसे करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर मना कर देते कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलती है, जिसको स्टिक से बताया गया है। सो ये क्या है भाई, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इफ सम ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, दे ऑफर पीपल थिंग्स इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग एंड पनिश देम इफ दे रिफ्यूज टू डू इट। People would be persuaded
ऑब्वियसली जब लालच दी जाती है या रिवॉर्ड बोला जाता है, सपोज अगर किसी को कोई, जैसे कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, अगर उनको बोलते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको आपकी सैलरी के साथ साथ 10,000 रुपीज बोनस मिलेगा, कोई मना नहीं करेगा, राइट? ऑब्वियसली जब तक वो एथिकल हो। बट इफ द पर्सन डिनाइज, मतलब ऐसे तो वो परसुए कर रहे हैं कि क्या करना है तुमको, तो वो हो गया कैरेट। बट अगर द पर्सन डिनाइज कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना ये काम, देन द पीपल विल नॉट लीव देम, लाइक वो पर्सन को छोड़ नहीं देंगे, दैट पर्सन वुड बी पनिश्ड, और उसको बताया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टिक। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इजी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक फ्रॉम द शोल्डर, what it is? Attack from the shoulder, straight from the shoulder, comes from the shoulder या indirect from the shoulder. Now this is something जो हम मतलब comes, indirect, attack, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकते, because कुछ भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, because you can get any kind of meaning. But ये जो है ना, this is S वाला ही वर्ड, लाइक जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कई कबार सेम लेटर्स हैं, है ना? तो दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, और ये बहुत आसान है मीनिंग याद रखना, बिकॉज आपको यहाँ जो मीनिंग है वो स्ट्रेट वर्ड से ही ध्यान में रखना है, जस्ट लिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मतलब ऑफ वर्ड्स फ्रैंक और डायरेक्ट। अगर कोई पर्सन बहुत फ्रैंकली बोल देता है कुछ भी, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत डायरेक्ट बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। घुमा फिराने के लिए भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, विच इज बीट अराउंड द बुश, ठीक है, जो बड़ा आसान है, होप आपको ऑलरेडी पता हो, बट आई डोंट थिंक मैंने इसको इंक्लूड किया बिगनर लेवल वगैरह में, ठीक है? तो सुन लो अभी, इट इज बीट अराउंड द बुश, यानी कि आप ना किसी बात को ऐसे नहीं बोलते कि गोल गोल मत घुमाओ, सीधे बात पे आओ, तो गोल गोल घुमाने को इंग्लिश में बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, यानी कि एक बुश है, उसके पीछे बस चारों तरफ लगे हुए हैं, मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अब अगर कोई पर्सन है जो डायरेक्टली ही बात करता है, मेन पॉइंट पे ही आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, फ्रैंक है, डायरेक्ट है, तो उनके लिए कह सकते हैं स्ट्रेट, लाइक उनके शब्दों के लिए कह सकते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आता है। विथ अ ब्लैंक हैंड, विथ अ सॉफ्ट हैंड, विथ अ डर्टी हैंड, विथ अ ग्रेट हैंड या विथ अ हाई हैंड। अब ये भी बहुत अलग लाइन है, ठीक है? सो दिस इज नॉट सॉफ्ट या डर्टी या ग्रेट, दिस इज विथ अ हाई हैंड। अब हाई है तो मे बी कुछ अथॉरिटी, पावर, इससे हम लिंक कर सकते हैं, करेक्ट? तो इसका मीनिंग ऐसे ही पढ़ना है, यूजिंग पावर और अथॉरिटी मोर फोर्सफुली देन इज नीडेड विदाउट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स और विशेस ऑफ अदर पीपल। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास अगर बहुत ज्यादा पावर होती है या अथॉरिटी होती है, तो वो हमेशा जो भी लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि क्या पता भैया मेरे जो पावर और अथॉरिटी टाइप का जो बिहेवियर है उससे सामने वाला हर्ट हो जाए। बट इफ देयर इज अ पर्सन या इफ देयर आर पीपल जो अपने पावर और अथॉरिटी को बहुत ज्यादा फोर्सफुली यूज करते हैं किसी पर्सन पे, विदाउट इवन थिंकिंग कि उस पर्सन पे क्या बीतेगी या फिर उनकी फीलिंग्स हर्ट तो नहीं होंगी, ऐसे को कहते हैं भैया विद अ हाई हैंड। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट है द ब्लैंक एस्टेट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ अलग है ये। दिस इज द फोर्थ एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट, द लास्ट एस्टेट या द फर्स्ट एस्टेट। अब ये कुछ क्वेश्चंस में से ऐसा है, लाइक उन क्वेश्चंस में से है जिसमें यू आर लाइक इफ यू नो इट यू नो इट, अदरवाइज यू हैव टू लीव द क्वेश्चन, माइट बी, है ना? अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है गो फॉर इट, बट येस आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कुछ भी हो सकता है इसमें आंसर, लाइक सॉर्ट ऑफ अ हिंट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ, सेकंड, लास्ट, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यू डोंट नो, कुछ भी फिल कर सकते हो, बट दिस इज सबसे लाइक बड़ा डिजिट विच इज फोर्थ एस्टेट, ठीक है? चौथा एस्टेट, अब ये किसको बोलेंगे चौथा एस्टेट? द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिपोर्ट द न्यूज or news journalism as a whole is regarded as having palpable but unofficial political influence. Like ऐसा sort of political नहीं रहता है उनके नाम पे, but yeah they do have like अपना खुद का व्यू पॉइंट, it is a kind of other ही estate, है ना? तो जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं या जो लोग जर्नलिज्म में आते हैं उनको फोर्थ एस्टेट कहा गया है। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन जहां पर आपको शायद ब्रैकेट में विद इन द ब्रैकेट्स मीनिंग दे दिया जाए जर्नलिज्म या न्यूज रिपोर्टर एंड यू गेट द ब्लैंक एस्टेट या फिर द फोर्थ ब्लैंक, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इट इज द फोर्थ एस्टेट। डन? ओके, चलो अब आते हैं 30th क्वेश्चन पे, द ब्लैंक टेस्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट द रिजल्ट टेस्ट, द बेसिक टेस्ट, द एशेस टेस्ट या द एसिड टेस्ट? अब रिजल्ट टेस्ट मतलब रिजल्ट इज रिजल्ट आफ्टर टेस्ट, तो रिजल्ट टेस्ट क्या होगा? आई थिंक ये थोड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है। नेक्स्ट है द बेसिक टेस्ट, आम सा कोई टेस्ट, नॉर्मल सा। द एशेस टेस्ट, एश क्या होता है? राख, तो जो राखों का टेस्ट, लाइक कुछ भी, है ना? एंड देन यू हैव द एसिड टेस्ट, एसिड बेसिस सब पढ़े हुए होंगे, ठीक है? सो ये जो है ना, दिस इज नॉट रिजल्ट, दिस इज नॉट बेसिक, नॉट एशेस, दिस इज ऑप्शन डी, द एसिड टेस्ट। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, लाइक द एसिड टेस्ट मतलब क्या, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द सक्सेस और वैल्यू ऑफ समथिंग।
ऐसा टेस्ट जो कि एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर देगा। अब इट कुड बी रिगार्डिंग एनीथिंग, हो सकता है ये किसी की सक्सेस या किसी चीज की वैल्यू के लिए कंक्लूसिव टेस्ट हो, लाइक जो भी इसका रिजल्ट होगा इट इज गोइंग टू बी द फाइनल कंक्लूजन। और ऐसे कंक्लूसिव टेस्ट को क्या कहते हैं? द एसिड टेस्ट। डन। अब तक 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया है। 20 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, लेट्स जस्ट स्टार्ट 31st, बट आई होप अभी तक क्लियर हो गया कि अचीवर्स डेफिनेटली कैन नॉट बी द वन जहां आप थोड़ा से तुक्का मार लो, ठीक है? सो डोंट डू दैट। डन। ओके, 31, ब्लैंक ऑन द होराइजन। इज इट रेन ऑन द होराइजन, स्काई ऑन द होराइजन, क्लाउड ऑन द होराइजन, या फिर रेनबो ऑन द होराइजन? नाउ इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बिकॉज रेनबो, क्लाउड, स्काई, रेन सारे ही एक जैसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, सॉर्ट ऑफ, बट दिस इज नॉट रेन या स्काई या रेनबो, दिस इज क्लाउड ऑन द होराइजन। क्लाउड मतलब बादल। अब बादलों को हम ज्यादातर मतलब कुछ प्रॉब्लम या कुछ हाइड या कंसील ऐसा करके यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं क्या मतलब है। समथिंग दैट थ्रेटन्स टू कॉज प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस इन द फ्यूचर। जैसे मैंने बोला ना, कुछ तो मतलब नेगेटिव की बात करते हैं हम, क्लाउड्स को यूज करते हैं तो ज्यादातर, तो ये वही चीज है। अगर कुछ भी ऐसा है जिसको देख के आपको लगता है कि फ्यूचर में इसकी वजह से कोई डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स या कुछ अनप्लेजेंट फेस करने को मिल सकता है, या मे बी हमारी अनहैप्पीनेस का रीजन ये फ्यूचर में हो सकता है, देन उस चीज को कहते हैं हम क्लाउड ऑन द होराइजन। सो इट इज नॉट ड्रेडफुल या अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट या फिर यू नो द रीजन ऑफ योर अनहैप्पीनेस उस प्रेजेंट मोमेंट पे, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी थ्रेटनिंग फॉर यू। एक डरावनी चीज है कि मे बी दिस कैन कॉज समथिंग अनप्लेजेंट इन द फ्यूचर और इट कैन लीड टू अनहैप्पीनेस इन द फ्यूचर। तो ऐसा कुछ होता है, देन वी गो विथ क्लाउड ऑन द होराइजन। डन। ओके, चलो 32nd, ब्लैंक वंस वाटरलू। Now, is it look once Waterloo, meet once Waterloo, leave once Waterloo, या help once Waterloo? Now, this is again very confusing क्योंकि सुना ही नहीं होगा तो you'll be like कुछ भी रख दो यहाँ पर, एक ही जैसा लग रहा है, right? So this is not look, leave या help, this is meet, ठीक है? किससे मिलना भाई? meet once Waterloo, which stands for the meaning to be defeated by someone who is too strong for you or by a problem that is too difficult for you. ऐसे इंसान से हार जाना, डिफीट का मतलब क्या होता है? आप हार गए, यू लॉस्ट द बैटल, है ना? सो इफ यू लॉस्ट द बैटल और व्हाटसोएवर, एक ऐसे पर्सन से हु वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू यू, या फिर ऐसी प्रॉब्लम से आप हार गए हो जो बहुत डिफिकल्ट थी आपके लिए टू डील विद, तो तब हम कहते हैं मीट वंस वाटरलू, दैट यू गॉट डिफीटेड बाय समवन वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर सम प्रॉब्लम विच वाज लिटरली वेरी डिफिकल्ट। डन। ओके, नेक्स्ट है ब्लैंक द बिल। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो यूज कर सकते हो आप कभी मौका मिले तो। इज इट फुट द बिल, लेग द बिल, आर्म द बिल या पाम द बिल? नाउ ऑल ऑफ देम लुक वेरी वेरी क्लोज, है ना? क्लोज कॉम्पिटिशन है बिटवीन दीज ऑप्शंस, कोई भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट लेग, आर्म या पाम। ओ वाओ, एक राइम बन गई, बट दिस इज इंस्टेड फुट द बिल। फुट द बिल, बिल को पैर से मार रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फुट द बिल का मतलब होता है टू पे फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव चीज के लिए अगर आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, यू आर द वन जिसको पे करना है, पेमेंट करनी है, एंड स्पेसिफिकली वो चीज बहुत एक्सपेंसिव हो, देन वी कैन गो विथ फुट द बिल। तो आपको जो मीनिंग मिल रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है, फुट द बिल में बिल्कुल अलग ही जा रहा है। इट माइट बी समथिंग जिससे यू आर सेइंग दैट what you can link with, like you can be like कि पूरे पैर, footwear also went paying the bill, so sort of like foot the bill, यानी इतना expensive था। Done? Okay, चलो, okay. 34th, blank as a peacock, selfish as a peacock, happy as a peacock, proud as a peacock, या beautiful as a peacock. Now you might be like कि beautiful use कर लेते हैं because peacock does looks beautiful, ऐसा आपको लग रहा हो तो you will be like चलो इसको लिंक करते हैं, but नहीं, it is not talking about beauty. peacock के बारे में ऐसा बोला गया है कि भाई वो बहुत ज़्यादा self centered होता है, like peacock is very proud कि वाह आई एम द वन, ठीक है? तो यहाँ पर इसीलिए आप सेल्फिश, हैप्पी, ब्यूटीफुल नहीं देखकर आप पीकॉक का पी है ना, दैट इज गोइंग टू बी पी से ओनली, सो प्राउड एज अ पीकॉक यूज किया जाता है। सो इफ समबडी इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, लाइक आई मी माई सेल्फ से ज्यादा कुछ नहीं है लाइफ में, लाइक ओनली आई एम द वन हु इज द बेस्ट, ऐसा अगर किसी का होता है ना, देन वी से कि भैया वो पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपना सोचता है। So if you meet somebody who is very self-centered, definitely उन पे फिट बैठता है
proud as a peacock, which is vain or self-centered person, extremely proud. So if somebody is like very self-centered, कि मतलब सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, selfish, या फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर proud है अगर किसी को, then we can go with proud as a peacock. Done? Okay, चलो next. Caught between blank stools. Now this is also very interesting. Caught between the stools. अब देखो the stools. Okay, ठीक है, specifically बोल रहे हैं तो might be you can keep it. Caught between two stools. Yes, two भी use कर सकते हैं because stools is plural. Then this stools. अब this के साथ हमेशा आप singular use करते हो तो obviously इतना बड़ा blunder commit नहीं करेंगे जिसने भी बनाया होगा इसको. So this stools नहीं हो सकता. तो चलो एक तो elimination हो गया. Their stools. Now this might be option number D. क्योंकि तीनों ही फिट बैठ रहे हैं. सो एक्चुअली दिस इज स्पेसिफाइड, ये दो की बात कर रहा है. सो कॉट बिटवीन टू स्टूल्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो दो चीजों के बीच में आप फंस गए हो. फंस गए इन द सेंस मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो विच वन टू गो विथ, या फिर आप फंस गए हो इन द सेंस आप हार चुके हो बिकॉज दो अल्टरनेटिव्स आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू. ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है. ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं. सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स or to fail due to difficulty in choosing between two alternatives. So there are two things. अगर इनमें से कोई भी एक चीज होता है then you can very बोल सकते हैं use or go with this particular one which is caught between two stools. अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को ना परेशानी में पा रहा है बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि विच वन टू चूज, दो ऑप्शंस हैं एंड दे कांट चूज एनी वन, दोनों ही सही लग रहे हैं या दोनों ही गलत लग रहे हैं, या फिर यू फेल्ड while choosing some kind of alternative. आपको बिल्कुल या तो आप बहुत डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हो या लिटरली यू फेल्ड, आप चूज ही नहीं कर पाए दो अल्टरनेटिव्स के बीच में, तब हम कह सकते हैं caught between two stools. Done? Okay, चलो next. Blank the mustard. Now this is also very like कि बहुत ही इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं. ठीक है, बट वी डोंट नो कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या आ रहा है बिकॉज ओलंपियाड्स में स्पेसिफाइड नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मल लेटर कि आपको स्पेसिफाई कर देंगे दैट यू विल गेट ओनली फॉर्मल. ठीक है, सो ब्लैंक द मस्टर्ड इज कट द मस्टर्ड, प्रिपेयर द मस्टर्ड, होल्ड द मस्टर्ड, ईट द मस्टर्ड. नाउ यू कैन यूज एनीथिंग विद मस्टर्ड, राइट? तो आप कट, प्रिपेयर, होल्ड, ईट कुछ भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज स्पेसिफिकली कट द मस्टर्ड. अब इसका मतलब क्या है, लेट्स रीड द मीनिंग. कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. लाइक एक जो बार सेट था, एक जो लेवल सेट था, अगर वहां तक आप पहुंच जाते हो, यू रियली आर लाइक आपने वो छू लिया है जो भी पर्टिकुलर एक पॉइंट था, लाइक द टॉप मोस्ट पॉइंट. सो यू केम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, जैसे एक्सपेक्टेड था आपने वही किया, या फिर आप उस स्टैंडर्ड तक लिटरली पहुंच गए हो, देन वी गो विथ कट द मस्टर्ड. डन? ओके, नेक्स्ट है ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ब्लैंक मेजर्स. अब ये भी बहुत आसान है अगर पढ़ोगे तो. ड्रास्टिक टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत अनप्लेजेंट वक्त, है ना. कॉल फॉर ब्लैंक मेजर्स, कॉल फॉर सिंसियर मेजर्स, ड्रास्टिक मेजर्स, सम मेजर्स या डिफिकल्ट मेजर्स. अब कोई बहुत ड्रास्टिक समय होता है तो इट इज नॉट गोइंग टू लीड टू सम मेजर्स. ड्रास्टिक है तो बहुत ज्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं, है ना, टू डील विद दैट टाइम. सो सिंसियर, ड्रास्टिक, डिफिकल्ट में से कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज हमको आदत है कि मे बी ये रिपीट हो रहा हो, बिकॉज इस तरीके से बहुत होता है ना कि वो रिपीट होते हैं वर्ड. सो येस, दिस इज ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिपीट. जैसे हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कॉल अ स्पेड, अगर याद हो तो, तब भी वो रिपीट हो रहा था, करेक्ट. सो वैसे ही ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. इसको समझने में कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए बिकॉज खुद ही मीनिंग छुपा हुआ है. व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू टेक एक्शंस व्हिच इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वुड अपीयर एक्सट्रीम. यस, जब बहुत ज्यादा खतरनाक समय होता है लाइफ का, लाइक द सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, तब के टाइम पे हम जो मेजर्स लेते हैं टू डील विद दैट टाइम, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके होते हैं. कि अगर नॉर्मल लाइफ हो हमारी, जब हमारे कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टाइम नहीं चल रहा, अगर हम उन मेजर्स का सोचे भी तो हमको लगेगा कि नहीं भैया ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, वी कांट हैंडल दीज. बट बिकॉज टाइम ही ऐसा है, इट्स सो ड्रास्टिक कि आपको मेजर्स भी ड्रास्टिक लेने पड़ते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज एंड इट इज डेफिनेटली वेरी प्रैक्टिकल. कभी ना कभी वी हैव टू फेस सॉर्ट ऑफ, या फेस किया हो दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसीलिए ये लाइन याद रखो. डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. ब्लैंक योर टीथ इनटू, held your teeth into, put your teeth into, sink your teeth into, use your teeth into. अब यहाँ पर ना held your teeth into थोड़ा अजीब लग रहा है पढ़ने में. बाकी ऑप्शन बी और सी और डी जो है आप डेफिनेटली यहाँ पर पुट कर सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज सिंक योर टीथ इनटू. दांत अपने जो है किसी में हम सॉर्ट ऑफ सिंक कर रहे हैं. अब वो क्या हो सकता है, लाइक व्हाट कैन इट बी. सो दिस मीन्स टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग. वैसे सिंक होना इज डूब जाना, है ना. व्हेन यू आर सिंक, यू सिंक योर टीथ इनटू समथिंग. पूरी तरीके से किसी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो चुके हो, पूरी तरीके से आप
बोल सकते हैं एंटर हो चुकी हो किसी चीज में, यू आर लाइक पूरी तरीके से एनग्रोस्ड विद इट, देन वी कैन गो विद व्हाट, सिंक योर टीथ इनटू। इजी, ओके चलो नेक्स्ट। 39th है ब्लैंक ऑन एग शेल्स। तो जो एग शेल्स मतलब जो अंडे के ऊपर का छिलका होता है उसकी बात हो रही है। तो एग शेल्स पे लिखा है ईट ऑन एग शेल्स, मतलब आप एग शेल्स पे बैठ के कुछ खा रहे हो। ड्रिंक ऑन एग शेल्स, यू आर ड्रिंकिंग समथिंग वाइल सिटिंग ऑन एग शेल्स। सिट ऑन एग शेल्स, बैठ गए हो, या फिर वॉक ऑन एग शेल्स, आप चल रहे हो। नाउ दिस इज वेरी वियर्ड कि आप एग शेल्स पे बैठ के यू वुड ईट ड्रिंक या कुछ ऐसा, बट या सिट एंड वॉक कुछ ऐसा लग रहा है कि इट कुड बी समथिंग लॉजिकल। सो या दिस इज टू वॉक ऑन एग शेल्स, ठीक है, एग शेल्स पे वॉक करना। अब जब एग शेल्स पे वॉक करोगे तो क्या होगा भाई, इट इज वेरी अजीब सा, वियर्ड, एंड ऑल्सो वो ब्रेक होता जाएगा, है ना, और ज्यादा खराब होता जाएगा। सो दिस इज टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट समवन। या दिस इज लिंक्ड विथ लाइक, आप जब एग शेल्स पे वॉक करेंगे आपको बहुत केयरफुली वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का थोड़ा सा भी अगर फोर्स या प्रेशर लगता है उस पर तो एक्सेल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कुछ लोगों के साथ डील करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल दो या ऐसा कर दो जिससे सामने वाला या तो ऑफेंड हो जाए या अपसेट हो जाए। तो ना तो आपको किसी को अपसेट करना है ना ही ऑफेंड करना है। एंड अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़े केयरफुल तरीके से बिहेव कर रहे हो किसी के साथ, देन यू कैन से वॉक ऑन एग शेल्स। डन, ओके। 40th पे आते हैं, वंस ब्लैंक on a platter. Now this is very interesting, ठीक है। So one's life on a platter, one's head on a platter, one's health on a platter, या फिर one's face on a platter. Now कुछ भी हो सकता है, it could be life, head, हेल्थ भी हो सकता है, लाइक ना के बराबर चांसेस लग रहा है, बट हो सकता है, इट कांट बी डिनाइड। वैसे फेस भी बोल सकते हो कि वंस फेस ऑन अ प्लेटर, तो इसे हम कहते हैं वंस हेड ऑन अ प्लेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी का हेड प्लेटर पे रख रहे हो उसका मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डील हुआ है उसके साथ, है ना। अब इसका मतलब अ वेरी हार्श पनिशमेंट, बहुत बहुत सीवियर, बहुत खतरनाक, बहुत क्रूअल हार्श पनिशमेंट देना किसी को, या ऐसी कोई पनिशमेंट दी हो किसी को, देन यू कैन से इट्स लाइक वंस हेड ऑन अ प्लेटर। डन, ओके चलो अब 41 पे आते हैं। नाउ ओनली 10 मोर क्वेश्चंस आर देयर। आई होप अभी तक सब समझ आ रहा है, ठीक है। चलो 41 पे आते हैं। वॉच समथिंग लाइक अ क्रो, वॉच समथिंग लाइक अ हॉक, वॉच समथिंग लाइक अ बर्ड, या फिर वॉच समथिंग लाइक अ लिजर्ड। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वो मीनिंग आपको हिंट मिल गया है, देन डेफिनेटली आप एक ऑप्शन चूज कर चुके होंगे, बिकॉज हम क्रो, बर्ड और लिजर्ड का इतना नहीं देते हैं देखने के लिए कोई एग्जाम्पल, बट वी डू गिव हॉक का एग्जाम्पल, है ना। सो दिस इज वॉच समथिंग लाइक अ हॉक। हॉक की नजरें बहुत तेज होती हैं, एंड जैसे ही अगर उसको अपना कुछ डेड बॉडी या कुछ मिल जाता है, कैरकैस वगैरह, एनिमल्स डेड बॉडी, उसी वक्त आके इट इज गोइंग टू ईट इट, है ना। तो हॉक्स आईज डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा सतर्क रहने की बात कर रहे होंगे। सो टू वॉच समवन ऑल द टाइम, यूजुअली टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट डू समथिंग बैड। पूरा टाइम किसी के ऊपर नजर रखना, बिकॉज आप चाहते हो कि वो कुछ गलत ना करे। सो इफ अगर किसी के ऊपर कोई नजर रख के बैठा हुआ है, टू वॉच समवन ऑल द टाइम, ताकि वो कुछ गलत ना करे, सो दैट द पर्सन डजंट डू एनीथिंग विच इज वेरी बैड, तो तब कह देते हैं वॉच समथिंग लाइक अ हॉक। डन, ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Water blank the bridge. Now this is also very interesting. Water under the bridge, bridge के नीचे का पानी, water over the bridge, bridge के ऊपर पानी आ गया है, floods sort of. Then water in the bridge, bridge के अंदर पानी, या water after the bridge, bridge के बाद पानी है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, इन वाला थोड़ा फिर भी थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, बट बाकी ऑप्शंस यू कैन फिल। सो दिस इज वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के नीचे पानी। अब इसका मतलब क्या है, problems that someone has had in the past that they do not worry about it because they happened a long time ago and cannot now be changed. कई बार ऐसा होता है ना, दैट यू हैव हैड सीवियर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एक टाइम पे, बट अब आपको उसके बारे में सोचकर टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज इट्स गॉन, और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो गया, इफ यू हैव डेल्ट विद अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम इन पास्ट, तो अब उसको चेंज कर सकते हो क्या, इट्स गॉन, है ना। सो वैसे ही प्रॉब्लम्स दैट समवन हैज हैड इन द पास्ट, कभी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स रही हो, अब उसके बारे में टेंशन करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज वो बहुत टाइम पहले प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, और अब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लाइक यू कांट चेंज देम। तो ऐसे को कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, इट्स लाइक अंडर द ब्रिज यू कांट डू एनीथिंग। डन, ओके चलो नेक्स्ट। 43rd है ब्लैंक अ डेड चिकन। नाउ दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। चिकन और हॉर्स
कैट और कुछ भी, हाँ इस पे हमने बहुत पढ़े हैं, राइट, प्रोवर्ब्स, इडियम्स. सो स्लैप अ डेड चिकन, एक ऐसा चिकन जो ऑलरेडी डेड, आप उसको स्लैप कर रहे हो. वेव अ डेड चिकन, यू आर सेइंग हाई टू अ चिकन ऑलरेडी जो डेड है. फीड अ डेड चिकन, यू आर काइंड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट टू अ चिकन जो कि डेड है. या ईट अ डेड चिकन, यू आर कंज्यूमिंग अ डेड चिकन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर वेविंग अ डेड चिकन. एक ऐसा चिकन जो ऑलरेडी डेड है, आप उसको वेव कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, अब उसको थोड़ी दिख रहा है, आप उसको हाई बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो दिस यू विल नॉट फॉरगेट बिकॉज इट्स वेरी लाइक कॉमिकल टाइप का. ठीक है, सो वेव अ डेड चिकन मीन्स व्हेन यू ट्राई टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ मेथड you know will fail but it is deemed necessary to show that you have at least tried something. तो आपको पता है कि भैया वो डेड चिकन है, कुछ नहीं होने वाला वेव करके, यू ऑल्सो नो इट, करेक्ट. सो वही जब आप किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो ऐसे मेथड को चूज करके जो आपको पता है कि उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यू विल डेफिनेटली फेल इफ यू यूज दैट मेथड. बट या बिकॉज यू हैव टू यूज अ मेथड, आपको ऐसे शो करना है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा टू डील विद द प्रॉब्लम, तब आप कहते हैं वेव अ डेड चिकन. फिर से समझ लो क्या बोल रही हूं मैं. आपको कोई प्रॉब्लम के साथ डील करना है, ठीक है, आपको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं अब वो फेल ही होने वाला है, लाइक मैं कुछ भी कर लूं अब कुछ नहीं होगा, बट फिर भी आप कोई मेथड यूज करते हो बिकॉज आपको ऐसा दिखाना है कि भैया एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ डील विद इट. ऐसे को कहते हैं वेव अ डेड चिकन. डन, ओके, चलो नेक्स्ट. वीक इन द ब्लैंक, वीक इन द काइट, वीक इन द हेयर, वीक इन द नेल या वीक इन द नीज. अब दिस इज नॉट काइट, पतंग, बाल, हेयर, नेल, नाखून, नहीं, दिस इज नीज, घुटने की बात हो रही है. सो वीक इन द नीज, अब इसका मतलब क्या होता है. दिस मीन्स अफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड अनेबल टू डू एनीथिंग. अब वो कोई भी इमोशन हो सकता है. इफ अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर काइंड ऑफ यू नो आपको ओवर पार कर लिया है ऐसे इमोशन ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील दैट यू कांट डू एनीथिंग, सो यू फील वीक इन द नीज. ठीक है, सो अफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड बिकॉज ऑफ इट यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, उसे कहते हैं ये. क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट. 45th है वेयर मैनी ब्लैंक. अब 45th ओनली 5 मोर टू गो. ठीक है, सो वेयर मैनी ड्रेसेस, बहुत सारी ड्रेसेस पहनना. वेयर मैनी हैट्स, बहुत सारी टोपी पहनना. वेयर मैनी बैंगल्स, बहुत सारी चूड़ियां पहनना. वेयर मैनी कैप्स, अगेन बहुत सारी टोपी पहनना. ठीक है, सो दिस इज नॉट ड्रेसेस, बैंगल्स या कैप्स, दिस इज हैट्स. ठीक है, बहुत सारी हैट्स पहनना. अब इसका मतलब क्या होगा. दिस मीन्स टू हैव मैनी जॉब्स और रोल्स. यहाँ पे हैट को वो एक ऑनर, वो एक जॉब रोल के साथ लिंक किया है. तो अगर कोई पर्सन है, जैसे अगर कोई पर्सन है वो ना क्या बोलूँ, जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, ठीक है, उसके बाद वो पार्ट टाइम टीचिंग की जॉब भी कर रहा है, देन वो पर्सन एक म्यूजिशियन भी है, वो पर्सन एक एक्टर तो नहीं बोलना चाहिए, वो पर्सन बहुत अच्छा शेफ है. मतलब ऐसे कई लोग होते हैं आजकल, मतलब मल्टीपल चीज़ें करते हैं जो, एंड इट इज़ वेरी ग्रेट थिंग. ठीक है, तो ऐसे इंसान को बोल सकते हो कि भैया दैट पर्सन हैज सो मेनी जॉब रोल्स, तो उनको बोल सकते हो दैट दिस इज द पर्सन हु वेयर्स मेनी हैट्स. क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है ब्लैंक द स्टॉर्म. 46, इनहेल द स्टॉर्म, आप स्टॉर्म को इनहेल कर रहे हो. फ्लाई द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म एंड स्मेल द स्टॉर्म. अभी यू आर इन 9th, आई गेस 9th CBSE स्टूडेंट्स की ही बुक में एक चैप्टर है जिसमें ये यूज किया गया है, वेदरिंग द स्टॉर्म वाला. ठीक है, सो ये जो वेदर द स्टॉर्म है इसको ऐसी टाइटल नहीं दे दिया, इट एक्चुअली इज समथिंग. सो यहाँ पर आंसर तो पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी, इट इज वेदर द स्टॉर्म. नाउ दिस मीन्स इफ समवन और समथिंग वेदर्स द स्टॉर्म दे सक्सेसफुली डील विथ अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. बहुत बहुत खतरनाक डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ अगर कोई पर्सन बहुत सक्सेसफुल वे में डील कर लेता है, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई हो लाइफ में और उससे वो जो है आगे बढ़ जाता है या उसके साथ डील कर लेता है सक्सेसफुली, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम कोई भी प्रॉब्लम के साथ डील करें, है ना. डू नॉट बी लाइक अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो यू हैव टू डील विथ वॉट एवर कम्स इन योर लाइफ. तो अगर कोई पर्सन सक्सेसफुली किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ डील कर लेता है तो हम कहते हैं दैट पर्सन was successful या फिर the person weathered the storm. Clear? Okay, चलो next. Wet the blank ears. Wet out the ears. Wet behind the ears. Wet in the ears या wet over the ears. अब ये बड़ा अजीब साउंड कर रहा है, right? But this is known as wet behind the ears. अब इसका मतलब क्या है.
लैकिंग एक्सपीरियंस, इमेच्योर, यानी अगर कोई पर्सन है जो बहुत इमेच्योर है, मे बी किसी चीज़ में नया नया आया है या फिर उसको ज़्यादा पता नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, देन वी कैन से व्हाट, वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो ऐसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस कि ही इज़ अ गुड गाय, लाइक ही इज़ वेरी गुड पर्सन, बट या ही इज़ अ बिट वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि बिट लाइक नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। ब्लैंक ऑफ अ टाइम, whale of a time, fish of a time, frog of a time या crab of a time। इंटरेस्टिंग राइट? सो इसे क्या कहते हैं ना, इसे कहते हैं whale of a time। अब whale of a time तो पक्का कुछ मैसिव होगा। सो दिस मीन्स एन एक्सेप्शनली फन, एक्साइटिंग और अम्यूजिंग एक्सपीरियंस, लाइक बहुत मैसिव, एंटरटेनिंग, एडवेंचरस, एक्साइटिंग, और क्या लिखा है भाई, अम्यूजिंग, फन, ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस अगर हो, लाइक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस, देन उसे कहते हैं वेल ऑफ अ टाइम। डन? ओके, चलो अब आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज विस्लिंग इन द ब्लैंक। सो इज इट विस्लिंग इन द मून लाइट, विस्लिंग इन द सनशाइन, विस्लिंग इन द लाइट या विस्लिंग इन द डार्क? ठीक है, सो इसे यूज करते हैं एज विस्लिंग इन द डार्क, अंधेरे में सीटी बजाना, विसल करना। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इफ समवन इज विस्लिंग इन द डार्क, दे आर ट्राइंग टू रिमेन ब्रेव एंड कन्विंस देमसेल्व्स दैट द सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज इट सीम्स। तो अगर कोई पर्सन रात को सीटी बजा रहा है, इसका मतलब क्या कि वो ना सॉर्ट ऑफ अपने आप को थोड़ा से सांत्वना दे रहा है या सॉर्ट ऑफ अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज कूल। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन जो है अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि कुछ नहीं, तुम कर सकते हो, यू आर ब्रेव इनफ, या तुम कर, या यू हैव दैट पावर, कुछ नहीं होगा, डरो मत, ऐसे करके अगर कोई अपने आप को कन्विंस कर रहा है या फिर ऐसे कन्विंस कर रहा है कि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितना मुझे लग रहा है, देन द पर्सन इज विस्लिंग इन द डार्क। ओके, ऑलराइट, चलो अब आते हैं फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो पे। Why keep a dog and blank for yourself? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। This says why keep a dog and bite for yourself and sniff for yourself and bark for yourself and care for yourself? डॉग रखा ही क्यों है? यू हैव टू परफॉर्म डॉग्स एक्टिविटीज। अब क्या, वो कुछ भी हो सकता है, यू आर बाइटिंग, स्निफ कर रहे हो, बाक कर रहे हो या केयर कर रहे हो। अब इसको यूज किया जाता है एक बहुत ही कॉमन चीज से, लाइक डॉग को हम हमेशा बाक, भौंकने से रिलेट करते हैं। सो वाई कीप अ डॉग इन बैक फॉर योर सेल्फ, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है टू द पीपल सेड व्हेन वन वांट्स टू नो व्हाई समवन वुड डू समथिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हेन दैट पर्सन ऑलरेडी पेज समवन एल्स टू डू इट। लाइक अगर आप किसी पर्सन को देखते हो कि उसने किसी को ना पे किया हुआ है कुछ काम करने के लिए, बट वो काम ना वो पर्सन खुद ही कर रहा है, तो ये आप पूछ सकते हो कि व्हाई डिड यू कीप अ डॉग इफ यू हैव टू बार्क बाय योरसेल्फ, यानी कि जब खुद ही करना था सारा काम तो फिर किसी को पे क्यों किया या किसी को क्यों रखा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस तरीके से ये थे 50 क्वेश्चंस, कुछ थे बड़े इंटरेस्टिंग, कुछ थे बड़े अजीब, कि मतलब आप इजीली लिंक नहीं कर सकते, तभी तो अचीवर सेक्शन में रखा है। ठीक है, सो इस तरीके से वी आर डन विद द कंप्लीट टॉपिक विच इज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, तीनों ही लेवल्स, बिगनर, इंटरमीडिएट, अचीवर्स, एंड या देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस दैट विल बी वेटिंग फॉर यू जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट तब बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज मेजॉरिटी डिफिकल्ट चीजें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो इस तरीके से वी आर डन विद द टॉपिक, बट या वी आर लेफ्ट विद वन मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और वो है अबाउट द वेबसाइट। तो जैसे कि आप टॉपिक इजीली अभी जैसे आपने वीडियो देखा, वैसे ही आप बाकी जितने भी टॉपिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या बाकी जो कुछ भी आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से, उसे इजीली एक्सेस करना भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जाके कोई भी टॉपिक मिस ना करो और सब कुछ देख पाओ। ठीक है, Now what you have to do is you just visit the website of the channel, because वेबसाइट पे आपको सारी चीजें इतनी प्रॉपर वे में दिखती हैं कि आप खुद ब खुद समझ जाते हो कि भैया मुझे क्या क्या पढ़ना है। So what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको सब कुछ मेंशन है जो जो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, यू कैन एक्सेस देम। सिमिलरली आपको एग्जाम्पलर पढ़ना है, वन शॉट रिविजन देखना है, एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, एक्स्ट्रा लर्निंग में बहुत अच्छी अच्छी सीरीज हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हो। सो आपके पास बहुत कुछ है टू नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, एंड यू वांट बोथ ऑफ देम, राइट? सो अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे आप ओलंपियाड देखना चाहते हो ना, आप ओलंपियाड क्लिक करो, यू विल गेट सारे फोल्डर्स ऑफ ओलंपियाड। क्लिक ऑन द वन जो पढ़ना चाहते हो, जैसे आईईओ पढ़ना है, मैथ्स का ओलंपियाड का कोई टॉपिक पढ़ना है, आपको जीके ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम। सपोज यू क्लिक ऑन 9th आईईओ फोल्डर, यू गेट उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। क्लिक ऑन एनी टॉपिक लाइक सिलेबस ओवरव्यू एंड यू गेट द रिस्पेक्टिव
वीडियो। सो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है कोई भी वीडियो को एक्सेस करना। मेक नोट्स, स्टडी। वंस यू आर डन विद दिस, व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, अगेन यू गेट द टॉपिक्स, क्लिक ऑन इट टू गेट द वीडियो एंड फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर अदर ऑप्शंस टू। सो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है फॉर यू टू एक्सेस all the videos without kind of writing, searching, scrolling, because हमें भी पता है time is very important. So yeah, this is how you can invest your time. Clear? All right. अब डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द वेबसाइट, बट या देर इज अ स्केड्यूल टाइम टेबल विच इज डिजाइन फॉर यू जो ओलंपियाड्स पे बेस्ड है एंड रियली यू शुड ऑलवेज फॉलो की कंसिस्टेंसी इज द की। जितना रेगुलर रहोगे प्रेपरेशन में उतना अच्छा आप अपने में बेटरमेंट पाओगे या फिर आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सेट योर रिमाइंडर्स कि ठीक सुबह 10 बजे आपको एक नोटबुक पेन के साथ रेडी रहना है फॉर इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 1 बजे आपको रेडी रहना है फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड वीडियोस एंड या ठीक 7 बजे यू विल गेट जीके के ओलंपियाड के वीडियोस। सो इस तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एक नोटबुक पेन हमेशा रेडी रखना है फॉर ईच subject respectively, and that is how you can prepare for these and yeah, definitely rock in Olympiads. Clear? Okay. So with this, we have finally come to an end of the discussion of today's topic. I hope you understood each and every question. And if you feel कि literally बहुत आपके लिए beneficial video था, then you know what you have to do. Please consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yeah, अगर कोई update miss नहीं करनी है तो जाके subscribe कर दो to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.